बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया के किलर वायरस। इमेजिन कि आप एक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में हैं जहां बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया चारों तरफ मौजूद हैं। अब सोचिए कि इन बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले भी कुछ माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होंगे, बैक्टीरियोफेज। ऐसे ही छोटे छोटे वायरस होते हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया को ही इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफेज शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, बैक्टीरियन बैक्टीरिया और फेजीन खाने वाला, यानी ये बैक्टीरिया खाने वाले वायरस हैं। हालांकि ये सच में बैक्टीरिया नहीं खाते, बल्कि उन्हें इन्फेक्ट करके उनके अंदर अपनी पॉपुलेशन बढ़ाते हैं और आखिर में उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अर्नेस्ट हेनबरी हैंकिन ने गंगा नदी के पानी में एक ऐसा मिस्टीरियस सब्सटेंस पाया जो कोलेरा बैक्टीरिया को मार सकता था। विलियम ट्वर्ट ने बैक्टीरिया की कल्चर प्लेट्स पर कुछ छोटे छोटे क्लियर पैचेस देखे जो बताते थे कि कोई चीज़ बैक्टीरिया को किल कर रही है। इसे बैक्टीरियोफेज नाम दिया और बताया कि ये एक वायरस है जो स्पेसिफिकली बैक्टीरिया को टारगेट करता है। प्राकृतिक बैक्टीरिया किलर ये हर जगह पाए जाते हैं, मिट्टी, पानी, हमारे शरीर में और यहाँ तक कि डीप सी में भी। प्रिसिशन अटैक एंटीबायोटिक्स की तरह पूरे माइक्रोबायोटा को नहीं मारते, बल्कि सिर्फ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ही टारगेट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की संरचना एक रोबोट जैसा वायरस। इमेजिन कि आप एक माइक्रोस्कोप से बैक्टीरियोफेज को देख रहे हैं। इसका डिज़ाइन एक स्पेसक्राफ्ट या रोबोट जैसा लगता है जो बैक्टीरिया को पहचानकर उसे इन्फेक्ट करता है। इसका स्ट्रक्चर 3 मेन पार्ट से बना होता है, हेड, टेल और टेल फाइबर्स। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। 1. सिर या कैप्सिड, द ब्रेन ऑफ द फेज लाइक डे। अगर बैक्टीरियोफेज एक रोबोट है तो उसका दिमाग कौन सा हिस्सा है? बिल्कुल सही, इस कंट्रोल सेंटर है, क्योंकि इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए होता है। कैप्सिड ये प्रोटीन कोड से बना होता है जो फेज के जेनेटिक मटेरियल को सुरक्षित रखता है। ये एक आइकोसाहेड्रल शेप में हो सकता है जो इसे मजबूत बनाता है। ज़्यादातर बैक्टीरियोफेज में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। कुछ फेजेस में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएसएस डीएनए या आरएनए भी हो सकता है। यही डीएनए आरएनए फेज को निर्देश देता है कि उसे बैक्टीरिया के अंदर क्या करना है। अब सवाल ये उठता है कि बैक्टीरियोफेज डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर कैसे डालता है? हॉलो टेल ट्यूब ये एक स्ट्रॉ की तरह होती है जिससे डीएनए बैक्टीरिया के अंदर जाता है। कुछ फेजेस में कंट्रैक्टाइल टेल संकोचशील पूंछ होती है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को भेदने के लिए सिकुड़ती और फैलती है। टेल कोर जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया से जुड़ता है तो टेल कोर एक इंजेक्शन नीडल की तरह काम करता है। यह बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छेदकर फेज का डीएनए अंदर डालता है। टेल फाइबर्स एंड बेस प्लेट। सोचिए कि बैक्टीरियोफेज एक स्पेसक्राफ्ट है जिसे बैक्टीरिया पर उतरना है। लैंडिंग गियर का काम कौन करेगा? टेल फाइबर्स ये फेज की सेंसर्स होते हैं जो बैक्टीरिया की सतह को पहचानते हैं। बैक्टीरियोफेज केवल उसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा जिसकी सरफेस पर सही रिसेप्टर होगा। बेस प्लेट ये डॉकिंग स्टेशन की तरह काम करता है जो बैक्टीरिया से चिपकने में मदद करता है। जब टेल फाइबर्स सही बैक्टीरिया को पकड़ लेते हैं तो बेस प्लेट सिग्नल देता है कि इन्फेक्शन शुरू किया जाए। बैक्टीरियोफेज कैसे काम करता है? बैक्टीरियोफेज एक टाइनी रोबोट की तरह काम करता है। बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन प्रोसेस 2 मेन तरीकों से हो सकता है। 1. लाइटिक साइकिल डिस्ट्रॉयर मोड। इसमें बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया की सेल में घुसकर अपनी कॉपीज बनाता है और अंत में बैक्टीरिया की सेल को फाड़कर लाइसिस बाहर आ जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप फेज बैक्टीरिया की सरफेस पर अटैच होता है। 2. वह अपना नए बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करता है। 3. बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया की मशीनरी को हाईजैक करके अपने कॉपीज बनाने लगता है। 4. जब बहुत सारे नए फेज बन जाते हैं तो बैक्टीरिया फट जाता है और नए फेज बाहर आकर दूसरे बैक्टीरिया इन्फेक्ट करते हैं। लाइसोजेनिक साइकिल। इसमें बैक्टीरियोफेज चुपचाप बैक्टीरिया के अंदर छिपा रहता है और उसे धीरे धीरे कंट्रोल करता है। जब सही समय आता है तो वह लाइटिक साइकिल में स्विच कर सकता है। Advantages and disadvantages of bacteriophage therapy.
क्यों है बैक्टीरियोफेज इतने खास? जब बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेजिस्टेंट हो जाते हैं तब फेज थेरेपी एक नया इलाज बन सकता है। बैक्टीरियोफेज केवल विशिष्ट बैक्टीरिया पर हमला करते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इससे गट माइक्रोबायोटा प्रभावित नहीं होती और शरीर का बैक्टीरियल बैलेंस बना रहता है। प्रकृति में आसानी से मिल जाते हैं। बैक्टीरियोफेज समुद्र, नदी, मिट्टी और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी मौजूद होते हैं। इनका उत्पादन और शोध रिलेटिवली आसान और सस्ता होता है। साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं। चूंकि ये सिर्फ बैक्टीरिया को टारगेट करते हैं, इंसानों की सेल्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। एंटीबायोटिक्स की तरह एलर्जी या पेट की समस्या होने की संभावना बहुत कम होती है। फेज जल्दी विकसित किए जा सकते हैं। रैपिड डिस्कवरी एंड कल्चरिंग। जैसे जैसे बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होते जाते हैं, हम नए फेज आसानी से खोज और विकसित कर सकते हैं। इस तरह फेज थेरेपी को बैक्टीरिया की नई प्रजातियों के अनुसार एडजस्ट किया जा सकता है। 8. बैक्टीरिया डिटेक्शन के लिए भी उपयोगी। बायोसेंसर्स फॉर बैक्टीरियल डिटेक्शन। फेज को बायोसेंसर की तरह इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने, पानी और मेडिकल सैंपल में बैक्टीरिया की पहचान आसानी से की जा सकती है। डिसएडवांटेजेस ऑफ बैक्टीरियोफेज थेरेपी। 1. बैक्टीरिया फेज से भी रेसिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू फेजेस। जैसे बैक्टीरिया एंटीबायोटिक्स के खिलाफ रेसिस्टेंट हो जाते हैं, वैसे ही वे बैक्टीरियोफेज से भी बचने के तरीके विकसित कर सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया अपनी रिसेप्टर साइट्स बदल लेते हैं, जिससे फेज उन्हें पहचान नहीं पाते। इंसानी इम्यून सिस्टम फेज को नष्ट कर सकता है। हमारे शरीर की इम्यूनिटी कुछ बैक्टीरियोफेज को पहचान कर उन्हें खत्म कर सकती है। इससे लंबे समय तक इलाज करना मुश्किल हो सकता है। 3. बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होने की वजह से लिमिटेड यूज। हर मैरो होस्ट रेडियोफेज सिर्फ कुछ बैक्टीरिया पर ही असर करता है कि एंटीबायोटिक्स एक साथ कई बैक्टीरिया को मार सकते हैं। इसलिए फेज थेरेपी के लिए सही फेज को चुनना बहुत ज़रूरी होता है। कानूनी मंजूरी और रेगुलेशन की समस्या, चैलेंजेस। अभी तक कई देशों में फेज थेरेपी को पूरी तरह से मंजूरी नहीं मिली। FDA और WHO जैसी एजेंसियों द्वारा फेज थेरेपी के लिए क्लिनिकल ट्रायल और रेगुलेशन का स्टैंडर्ड अभी तय नहीं हुआ है। वाई को इवोल्यूशन से अनिश्चितता, अनप्रेडिक्टेबल इवोल्यूशन। बैक्टीरिया और फेज दोनों लगातार को इवॉल्व होते हैं, जिससे कभी कभी इलाज के दौरान अप्रत्याशित समस्याएं आ सकती हैं। इसका मतलब है कि फेज थेरेपी के लिए लगातार निगरानी और सुधार की जरूरत पड़ती है। 6. DNA पैकेजिंग की लिमिटेशन, कैरिंग कैपेसिटी। बैक्टीरियोफेज में सिर्फ सीमित मात्रा में DNA स्टोर किया जा सकता है, इसलिए जेनेटिक इंजीनियरिंग और वैक्सीन डेवलपमेंट में इनकी कुछ सीमाएं हैं। सेप टारगेट साइट तक पहुंचने में दिक्कत, डिफिकल्ट डिलीवरी टू इन्फेक्शन साइट। बैक्टीरियोफेज को शरीर में बैक्टीरिया तक सही से पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन में फेज पेट के एसिड से नष्ट हो सकता है और IV इंजेक्शन से देने पर इम्यून सिस्टम उसे पहचान कर खत्म कर सकता है।